हेलो फ्रेंड्स, अपने अभी तक के ट्यूटोरियल्स में हमने इको और प्रिंट को यूज करके अपने डाटा को ब्राउज़र पे प्रिंट कराना सीखा। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप स्टैटिक डाटा और डायनेमिक डाटा दोनों को प्रिंट करा सकते हैं। आइए देखते हैं। The printf statement is idle when you want to output the blend of static text and dynamic information stored in one or several variables. printf फंक्शन की हेल्प से आप अपना कोई स्टैटिक टेक्स्ट दे सकते हैं और उसके साथ साथ अपना डायनेमिक इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करा सकते हैं। ये डायनेमिक इंफॉर्मेशन आपके एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स में हो सकती है। इट इज आइडल फॉर टू रीजंस। First one is it neatly separates the static and dynamic data into two distinct sections, allowing for easy maintenance. इसकी हेल्प से आपका स्टैटिक डाटा और डायनेमिक डाटा दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाता है कि कौन सा हमारा स्टैटिक डाटा है और कौन सा डायनेमिक, और इसकी वजह से आप इसे बहुत इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं। सेकंड वन इज printf allows you to will considerable control over how the dynamic information is rendered to the screen in terms of its type, precision, alignment and position. इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप स्क्रीन पे प्रिंट होने वाले डायनेमिक इंफॉर्मेशन को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसकी टाइप डिसाइड कर सकते हैं, आप पोजीशन और अलाइनमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज you wanted to insert a single dynamic integer value into an otherwise static string. आप एक स्टैटिक स्ट्रिंग के साथ एक डायनेमिक इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ किस तरीके से लिखेंगे? printf पैरेंथेसिस लगाए डबल कोट्स में %d। आप देख रहे होंगे यहाँ पे %d लिख रहा है। यहाँ ये एक तरीके का प्लेस होल्डर है जहाँ पे ये आपका आ रहा होगा परसेंट के साइन के बाद, यहाँ पे डी एफ या कुछ और भी हो सकता है, उस जगह पे आपकी वैल्यू इंसर्ट होगी। और ये डी जो है इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हम अभी आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है %d इज डिविजिबल बाय 10, डबल कोट्स क्लोज किए हैं मैंने, और कॉमा का साइन, यहाँ बाय मिस्टेक दो कॉमा के साइन लग गए हैं, एक ही कॉमा का साइन आएगा, और 100। अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मुझे स्क्रीन पे लिखा मिलेगा 100 इज डिविजिबल बाय 10। ऐसा क्यों? क्योंकि %d ये प्लेस होल्डर ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज होने के बाद, कॉमा लगाने के बाद जो मैंने पहली वैल्यू दी है वो इस जगह पे आ जाएगी और हमें स्क्रीन पे 100 इज डिविजिबल बाय 10 मिलेगा। मान लीजिए अब इस 10 को भी मैं इन प्लेस होल्डर की हेल्प से दिखाना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी printf %d, क्योंकि यहाँ पे मैं 100 लिखना चाहती हूँ, इज डिविजिबल बाय अगेन %d। यहाँ d मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिस वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो फिर अब मैंने डबल कोट्स क्लोज किए, कॉमा लगाया, 100, 10। पहले प्लेस होल्डर पे वो वैल्यू चली जाएगी जो मैंने पहले कॉमा के बाद लिखी है, मतलब कि 100, और बाद में जो वैल्यू लिखी है वो सेकंड प्लेस होल्डर पे चली जाएगी। तो हमें स्क्रीन पे लिखा मिलेगा 100 इज डिविजिबल बाय 10। आगे बढ़ते हैं। इन दिस एग्जाम्पल %d इज अ प्लेस होल्डर नोन एज अ टाइप स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आप कह सकते हैं, एंड d इंडिकेट्स दैट एन इंटीजर वैल्यू विल बी प्लेस्ड इन दैट पोजीशन। यही मैंने आपको बताया। अब हमारे पास कुछ कॉमन यूज होने वाले टाइप स्पेसिफायर हैं। मान लीजिए आप कोई बाइनरी वैल्यू जो 0 1 से मिलके बनी होती है, कोई बाइनरी नंबर प्लेस करना चाहते हैं तो आप %v लिखेंगे। अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप %d लिखेंगे। फ्लोट वैल्यू के लिए आप %f लिखेंगे। ऑक्टल वैल्यू के लिए आप %o लिखेंगे, और अगर आप कोई अपनी स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो आप %s लिखेंगे। अब हम नोटपैड++ को ओपन करते हैं और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं PHP के स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और हमने अपनी कुछ बेसिक HTML लिखी हुई है।
अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ का एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स। यहाँ पे आप स्ट्रिंग मतलब आपका स्टैटिक टेक्स्ट और डायनेमिक टेक्स्ट दोनों लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखने जा रही हूँ तो मैंने डबल कोट्स लगा दी, ठीक है। स्टार्टिंग डबल कोट्स और एंडिंग डबल कोट्स, ये आप समझ लीजिए। अब इन दोनों के बीच में आप अपना काम लिखेंगे। ओके, यहाँ मैं लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ 10 बॉटल्स इज, ठीक। ये मेरा स्टैटिक टेक्स्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे 10 बॉटल्स की कॉस्ट प्रिंट कराना चाहती हूँ। मान लीजिए एक बॉटल की कॉस्ट मेरी 10 रुपीज है, तो 10 बॉटल्स की कितनी हुई, 10 इंटू 10 मतलब कि 100। यहाँ पे अब मैं अपना डायनेमिक टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहती हूँ और ये वैल्यू मेरी इंटीजर टाइप की होगी, इसलिए मैं लिखूंगी %d। ये मेरा प्लेस होल्डर हो गया। अब मैं इससे बाहर आ जाती हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया, कॉमा लगाया और यहाँ पे मैं 100 लिख देती हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। अब जब हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो मुझे लिखा मिलेगा कॉस्ट ऑफ 10 बॉटल्स इज 100। कंट्रोल एस से सेव किया और ब्राउजर खोलते हैं और यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रिप्ट को रन किया। आप देखेंगे मुझे मिला कॉस्ट ऑफ 10 बॉटल्स इज 100। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 100 ना लिख के मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मुझे पता है एक बॉटल की कॉस्ट 10 है और 10 बॉटल्स लानी है मुझे। सेव किया और फिर से अपनी स्क्रिप्ट को रन किया। आप देखेंगे रिजल्ट हमारा वही रहा। इस तरीके से आप अपनी इसी स्टेटमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म करके भी वैल्यूज प्लेस करा सकते हैं। अब मान लीजिए अब मैं इस 10 वैल्यू को भी फॉर्मेट स्पेसिफायर से देना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी, ये लिखा मैंने। चूंकि 10 कॉस्ट ऑफ, यहाँ मान लीजिए मुझे 10 लिखवाना है, पहले आएगा, इसलिए मुझे ये 10 पहले लिखना होगा। अगर मैं बाद में लिख दूंगी ये 10 मुझे पहले लिखना होगा। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करती हूँ और अपनी स्क्रिप्ट को रन करती हूँ। रिजल्ट हमारा वही रहा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इस 10 को पहले ना लिख के बाद में लिख देती, तो आप देखेंगे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 100 बॉटल्स इज 10। आप देखेंगे ये रिजल्ट हमारा रिवर्स हो गया, 10 की जगह 100 चला गया और 100 की जगह 10 आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा प्लेस होल्डर जो था, ये पहला प्लेस होल्डर, ये वो वैल्यू लेता है जो आपने कॉमा के बाद सबसे पहले दी होती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्लेस होल्डर जो होते हैं ये कॉमा की बाद जिस सीक्वेंस में आपकी वैल्यू होती है उसी सीक्वेंस में लेते हैं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे पहले 100 लिख दिया तो ये 100 इस प्लेस होल्डर में चला गया। इसलिए आपको इनके सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको प्लेस होल्डर के फॉर्म में ही अपनी वैल्यूज को लिखना होगा। अब जैसे मैंने सही कर दिया तब रिजल्ट हमारा सही शो हो रहा है। मान लीजिए अब हम कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगी प्रिंट एफ डबल कोस्ट, क्योंकि मैं स्ट्रिंग लिख रही हूँ, द कॉस्ट इज। फ्लोट प्रिंट कराने के लिए %f लिखेंगे और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये हो गया। स्क्रिप्ट को सेव किया और ब्राउजर में जाके मैं रन करती हूँ। आप देखेंगे हमें द कॉस्ट इज 12.40000 मिल रही है। ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक की वैल्यूज देता है। अगर आप इसमें बीच में कोई न्यू लाइन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ इको को यूज कीजिए, या आप प्रिंट को भी यूज कर सकते हैं, या आप प्रिंट एफ को भी यूज कर सकते थे। ये हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट हमें डेसिमल के बाद की 6 स्पेसेस तक की वैल्यू मिलेगी, पर अब मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेस तक की ही मुझे वैल्यू मिले, तो मैं यहाँ 0.2 लिख दूंगी। आप देखेंगे इससे क्या होगा, पॉइंट के बाद मुझे केवल 2 ही वैल्यू मिलेंगी। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और अब अपनी स्क्रिप्ट को रन करती हूँ। यहाँ आके एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे अब हमें 12.40 मिल रहा है। डेसिमल के बाद हमें केवल 2 वैल्यूज ही मिल रही हैं। यहाँ पे अगर मैं
4 कर दूंगी, सेव करती हूँ, तो हमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक की वैल्यूज मिलेंगी। इस तरीके से आप अपने डायनेमिक डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कैटेगरी में हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है sprintf। printf और sprintf में क्या डिफरेंस है? printf की तरह ही हमारी sprintf होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि sprintf हमारी लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद उस रिजल्ट को एक स्ट्रिंग में स्टोर करती है। मान लीजिए यहाँ पे मैं sprintf लिखती हूँ, ठीक है, और मैंने ये लिखा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं चाहे इस लाइन को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैंने एक इको स्टेटमेंट और लिख दी ब्रेक लाइन के लिए। ये हो गया, ठीक है। अब मैं स्क्रिप्ट को सेव करती हूँ और ब्राउजर में आके रन कराती हूँ। आप देखेंगे हमें रिजल्ट वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, कुछ चेंजेस नहीं हुए। जबकि यहाँ पे मैंने sprintf की हेल्प से एक लाइन और प्रिंट कराने के लिए लिखी थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि sprintf आपको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने पर रिजल्ट आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके नहीं देती है, ये रिजल्ट को एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देती है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक $s लगा के इसके रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा देती हूँ, और अब मैं printf की हेल्प से मैंने s वेरिएबल को प्रिंट कराया, तो मैंने यहाँ लिख दिया $s, सेव किया और अपनी स्क्रिप्ट को मैं अब यहाँ रन करती हूँ। तो आप देखेंगे अब हमें मिल रहा है द कॉस्ट इज 100। अब हमारी ये जो लाइन थी sprintf वाली वो हमें स्क्रीन पे प्रिंट होके मिल रही है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि printf आपकी लाइन को एग्जीक्यूट करके डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देती है, पर sprintf उस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करती है। ये वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है और फिर हमें उसे अलग से प्रिंट कराना होता है। इसलिए जब आप printf या sprintf में से किसी एक को यूज करना चाहते हैं तो printf को यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।